गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 12th कॉमर्स। आज का हमारा सब्जेक्ट क्या है? बिजनेस स्टडीज। ओके, तो आज हमारा जो चैप्टर जो कंटिन्यू चल रहा था दैट इज चैप्टर नंबर 6 डायरेक्टिंग पार्ट 3। तो आज हम डायरेक्टिंग पार्ट को ही कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ओके, तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम क्या डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे इस सेशन के लर्निंग आउटकम्स क्या रहेंगे, हम इस सेशन से क्या क्या सीख पाएंगे। तो फर्स्ट लर्निंग आउटकम इज टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप। तो आज के सेशन में सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, लीडरशिप का क्या मीनिंग है, उसके क्या कॉन्सेप्ट है। सेकेंडली वी विल डिस्कस द वेरियस स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, कि लीडरशिप की क्या क्या स्टाइल्स रहेंगी। ओके, तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड डिस्कस अबाउट सम पर्सनालिटीज विद इम्प्रेसिव लीडरशिप क्वालिटीज हु actually are behind the success of their organization to whom they actually relate, जो अपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन से कहीं ना कहीं रिलेटेड थे और उनकी सक्सेस के पीछे वही एक पर्टिकुलर रीजन थे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं अंबानीज, जो कि किसके उसके पीछे सक्सेस किसके पीछे थे, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के पीछे? रिलायंस इंडस्ट्रीज। ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी थी उसकी सक्सेस के पीछे कौन था मेन पर्सन इन्वॉल्व? दैट इज बिल गेट्स। एंड इन्फोसिस के लिए नारायण मूर्ति सर, एंड टाटाज के लिए मिस्टर JRD टाटा। They are the persons who are behind the success of their particular related organizations. ऐसे ही कुछ और भी पर्सनालिटीज हैं जिन्होंने अपने पर्टिकुलर फील्ड में अपनी लीडरशिप क्वालिटी से सभी को इंप्रेस कर दिया है, जैसे कि मिस्टर MS धोनी, who is one of the most successful captain in the Indian cricket industry, in Indian cricket team has ever seen. He has the potential to lead the team in a very efficient manner. Similarly, Bill Gates, the chairman of the Microsoft Gates, is one of the best known entrepreneur of the personal computer revolution. He is consistently ranked among the world's wealthiest people. These are the examples of some leaders who shows their different leadership styles and got success in their particular field. So, now the question arises, what is leadership? Leadership क्या है? Leadership is a process of influencing people to strive willingly for group objective. एक ऐसा process जिसमें हम peoples को, subordinates को, employees को actually influence करते हैं, जिससे कि वो willingly strive करें किस चीज के लिए? To achieve their organizational common objectives. And we can say that leadership is a process of influencing the behavior of people at work towards the achievement of specified goals. Okay, now understanding the meaning of the meaning of leadership. Now go to the next topic, that is features of leadership. हमारा next topic क्या है? क्या features हैं leadership के? Okay, तो पहली features क्या है leadership की? It shows the ability of an individual to influence other. इस लीडरशिप के अंदर क्या होती है? ऐसी एबिलिटी जो इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस कर पाए, उन्हें इफेक्ट कर पाए, जिससे कि वो उसके तरीके से उसके डिजायर मैनर में बिहेव करे। सेकेंडली, इट ट्राइज टू ब्रिंग डिजायर्ड चेंज इन बिहेवियर। लीडरशिप के थ्रू हम पर्सन में, एम्प्लॉइज में, अपने सबॉर्डिनेट्स में जो बिहेवियर हम डिजायर कर रहे हैं वो हम बिहेवियर लेके आते हैं। Third one, it shows interpersonal relationship between leaders and followers. उनके बीच के relationship को समझने में भी हमें आसानी होती है और एक दूसरे को वो अच्छे से समझ पाते हैं। Number 4, it is to achieve the common goals. Its main objective is to achieve the common goals of the organization. इसका main purpose क्या होता है leadership का? कि business के जो goals हमने set किए थे पहले उन्हें achieve करना। और फाइनली द फीचर ऑफ लीडरशिप इज इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ये कभी ना खत्म होने वाला काम है। इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। यदि हम आज लीड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अगले नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए लीडरशिप की जरूरत नहीं पड़ेगी। दीज आर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ लीडरशिप। ओके, तो हम नेक्स्ट अब क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? द क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर। एक लीडर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? तो फर्स्ट क्वालिटी क्या होनी चाहिए उसके अंदर? उसकी फिजिकल फीचर्स, उसकी अपीयरेंस अच्छी होनी चाहिए, उसकी पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हेल्थ एंड एंड्योरेंस, इंस्पायर करने वाला होना चाहिए, वो दूसरों को फॉलोअर बना पाए अपना। ऐसी फीचर, ऐसी पर्सनालिटी उसके अंदर होनी चाहिए। सेकेंडली, नॉलेज, उसकी कॉम्पिटेंस ऐसी होनी चाहिए जिससे कि वो दूसरों को, अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने फॉलोअर्स को अच्छे से इंस्ट्रक्ट कर पाए और उन्हें इन्फ्लुएंस कर पाए। Thirdly, third quality is integrity.
The leader should be a role model regarding ethics, values, integrity and honesty. उसके अंदर रोल मॉडल वाली क्वालिटीज होनी चाहिए, उसके अंदर वैल्यूज अच्छी होनी चाहिए, उसकी इंटीग्रिटी अच्छी होनी चाहिए, वो ऑनेस्ट होना चाहिए, एथिक्स अच्छे होने चाहिए और रोल मॉडल की तरह काम करे जिससे सब उसको अच्छे से फॉलो कर पाए. उसकी फोर्थ क्वालिटी क्या होनी चाहिए? इनिशिएटिवनेस, यानी वो जैसी अपॉर्चुनिटी आए उसको उसी समय ग्रैब करे, वेट ना करे उसको अपॉर्चुनिटी आने के लिए, वो जैसी अपॉर्चुनिटी आए उसको उसी समय ग्रैब कर ले. एंड फिफ्थ क्वालिटी वुड बी द कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी. उसकी कैपेसिटी ऐसी होनी चाहिए अपने आइडियाज को एक्सप्लेन करने की जिससे कि वो दूसरों को बहुत अच्छे से समझा पाए. एट द सेम टाइम वो गुड लिसनर भी होना चाहिए और टीचर भी होना चाहिए और एक काउंसलर, एक गाइड भी अच्छा होना चाहिए और वो परसुएडर भी होना चाहिए. तभी उसकी कम्युनिकेशन की जो क्वालिटीज हैं वो इन्हांस हो पाएंगी. उसकी सिक्स्थ क्वालिटी होनी चाहिए मोटिवेशनल स्किल. ही शुड अंडरस्टैंड फॉलोअर्स नीड एंड डिवाइस सुटेबल मीन्स टू सेटिस्फाई देम. यानी उसके अंदर ऐसी भी क्वालिटीज होनी चाहिए जिससे कि वो अपने फॉलोअर्स की नीड को समझे और उसको पूरा करने के लिए जो भी मीन्स की जरूरत पड़े वो उसको सुटेबल मीन्स को ले पाए, उसको डिवाइस कर पाए. उसकी सेवेंथ क्वालिटी होनी चाहिए सेल्फ कॉन्फिडेंस, सो दैट ही कैन प्रोवाइड कॉन्फिडेंस टू द फॉलोअर्स. उसके खुद का कॉन्फिडेंस अच्छा होगा तभी अपने वो फॉलोअर्स के अंदर भी कॉन्फिडेंस बिल्टअप कर पाएगा. उसकी जो एट्थ क्वालिटी है जो है वो है यहाँ पर डिसाइसिवनेस. ही शुड बी फर्म एंड नॉट चेंज ओपिनियंस फ्रीक्वेंटली. वो अपने डिसीजंस को लेके फर्म होना चाहिए, ये नहीं कि आज डिसीजन लिया थोड़ी देर में उसको चेंज कर दिया. ही शुड बी फर्म, डिटरमाइंड होना चाहिए, नॉट चेंज ओपिनियंस वेरी फ्रीक्वेंटली. अपने डिसीजंस को बहुत जल्दी चेंज ना करे. और लास्ट क्वालिटी जो हम डिस्कस करते हैं वो सोशल स्किल्स होनी चाहिए जो एक नॉर्मल पर्सन में भी होनी चाहिए. वो सोशल होना चाहिए, वो फ्रेंडली होना चाहिए, उसके रिलेशंस अपने फॉलोअर्स के साथ, अपने सुपीरियर्स के साथ अच्छे होने चाहिए, तभी वो अपने फॉलोअर्स को अच्छे से लीड कर पाएगा. दीज आर सम ऑफ द क्वालिटीज विच अ लीडर शुड पोजेस अपार्ट फ्रॉम अ नॉर्मल क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन. इन नॉर्मल क्वालिटीज जो होती हैं एक पर्सन की, उसके अलावा उसमें ये डिफरेंट क्वालिटीज सारी की सारी एग्जिस्ट होनी चाहिए, तभी वो एक अच्छा लीडर बन सकता है. ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप. किस वजह से लीडरशिप की नीड है या क्यों इंपॉर्टेंस इसकी क्यों है या क्या इसका सिग्निफिकेंस है. तो हम इन डिफरेंट पॉइंट्स के थ्रू इनको भी समझ लेते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट वुड बी मेक्स पीपल कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली, इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर and makes people contribute positively and produce good results. Means leadership के through हम अपने peoples में, अपने employees में, अपने subordinates में उनके behavior को influence करते हैं जिससे कि वो positively contribute करे किसके लिए? business के common goals को achieve करने में. Okay, our second point creates congenial work environment. यानी लीडरशिप के थ्रू हम क्या करते हैं? एक ऐसा रिलेशनशिप, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं जिससे फॉलोअर्स की नीड पूरी हो जाती है और वो अपने फुल कॉन्फिडेंस में, फुल सपोर्ट में, फुल मोटिवेशन के साथ अपना फुल 100% आउटपुट देते हैं जिससे बिजनेस के गोल्स अचीव हो पाए. थर्डली, इट इंट्रोड्यूसेस चेंज. लीडरशिप के थ्रू हम क्या करते हैं? परसुएड करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं और अपने पीपल्स को, अपने सबऑर्डिनेट्स को, एम्प्लॉइज को इंस्पायर करते हैं कि वो बिजनेस एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आ रही हैं उन्हें एक्सेप्ट करें और उन सभी चीज़ों को रेजिस्ट कर पाएं जिसके थ्रू उनके बीच में मिनिमम डिसकंटेंट आए और वो पूरे एक्सेप्टेंस के साथ अपनी 100% आउटपुट दे. इससे क्या मतलब समझ में आया? इसका मतलब लीडरशिप हमें हेल्प करती है कि कोई भी चेंज बिजनेस में आता है तो हम उसमें अडॉप्टेबिलिटी ले पाएं, उसे एक्सेप्ट कर पाएं, उसे रेजिस्ट कर पाएं, उसे ओवरकम कर पाएं रेजिस्टेंस को, जिससे कि उस एक्सेप्टेंस के अंदर मिनिमम डिसकंटेंट आए. ओके, तो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज हैंडल्स कॉन्फ्लिक्ट. Does not allow adverse effects, allows followers to express their feelings and disagreements and give suitable clarification. यानी लीडरशिप के थ्रू हम कॉन्फ्लिक्ट्स को भी इजीली तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर पाते हैं. इससे कि एडवर्स इफेक्ट भी कम आते हैं और सभी इंप्लॉइज को, सबऑर्डिनेट्स को पूरा चांस मिलता है कि वो अपनी फीलिंग्स को, अपने डिसएग्रीमेंट्स को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएं और उसका क्लैरिफिकेशन भी उन्हें सुटेबली मिल पाए जिससे उनके माइंड में कोई भी थॉट, डाउट ना रह जाए और वो अपना आउटपुट अच्छे से ना प्रोवाइड कर पाए. तो इसका मतलब लीडरशिप हमें हेल्प करती है कॉन्फ्लिक्ट को अच्छे से हैंडल करने में भी. ओके, आवर फिफ्थ पॉइंट इज ट्रेन्स सबऑर्डिनेट्स, बिल्ड अप सक्सेसर्स एंड हेल्प्स इन स्मूथ सक्सेशन प्रोसेस. इसके थ्रू एक लीडरशिप क्वालिटी ही बिल्ड करती है नेक्स्ट सक्सेसर्स को जो आगे जाके लीडर्स बनने वाले हैं. यानी एक तरह से ये ट्रेनिंग सेशन होता है आगे के सक्सेसर्स के लिए कि वो एक अच्छे लीडरशिप क्वालिटी बिल्ट अप कर पाए. ओके, तो हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप. अब लीडरशिप स्टाइल्स क्या होते हैं?
तो लीडरशिप स्टाइल्स रेफर्स टू अ लीडर्स बिहेवियर, यानी किस पर डिपेंड करता है, लीडर्स के खुद के बिहेवियर पर डिपेंड करता है. बिहेवियरल पैटर्न विच द लीडर्स रिफ्लेक्ट्स इन हिज रोल एज अ लीडर इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द स्टाइल ऑफ द लीडरशिप. जैसा पैटर्न उन लीडरशिप क्वालिटीज के अंदर उस पर्टिकुलर लीडर्स के थ्रू रिफ्लेक्ट हो रहा होता है, वो ही उसके स्टाइल को रिफ्लेक्ट करता है, डिस्क्राइब करता है. Means a leadership style is the result of leader's philosophy, उसकी personality, उसका experience और उसका value system. एक ऐसा स्टाइल जो उसके किस पर डिपेंड करता है, उसके रिजल्ट पर. किस चीज़ों के रिजल्ट पर, उसकी फिलॉसफी कैसी है उस लीडर की, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसके पास एक्सपीरियंस कैसे रहे हैं और उसका वैल्यू सिस्टम क्या है. ये सब मिलके लीडरशिप स्टाइल को बिल्डअप करते हैं, ये उसी का रिजल्ट है. इन बेसिस पर ही हमने लीडरशिप स्टाइल्स को मेजर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है. वो 3 कैटेगरीज क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोक्रेटिक लीडरशिप. क्या बोलते हैं इसे हम? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप. इसी को हम क्या बोलते हैं? अथॉरिटेटिव लीडरशिप भी बोलते हैं. और सेकेंड लीडरशिप स्टाइल इज पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, जिसका ऑल्टरनेट नेम क्या है? डेमोक्रेटिक लीडरशिप. एंड थर्ड वन इज फ्री रियल लीडरशिप, जिसको हम और किस नाम से बुलाते हैं? लेज़र फेयर नाम से भी बोलते हैं इसको. तो लेज़र फेयर लीडरशिप स्टाइल. ओके, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं किससे? ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन लीडरशिप स्टाइल से. एन ऑटोक्रेटिक लीडर्स गिव्स ऑर्डर्स एंड इंसिस्ट दे आर ओबेड. एक ऑटोक्रेटिक लीडर कौन होता है? जो ऑर्डर देता है और वो ये भी इंसिस्ट करता है कि उसे अच्छे से फॉलो किया जाए, उसमें कुछ भी इफ एंड बट नहीं होना चाहिए. He determines the policies for the group without consulting them. वो बिजनेस की सभी पॉलिसीज को खुद डिटरमाइन करता है और किसी से कोई भी कंसल्टेशन, कोई भी सजेशंस नहीं लेता. He does not give information about future plans but simply tells the group what immediate steps they must take. वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्लान को किसी के साथ भी कोई डिस्कस नहीं करता, उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन पास ऑन नहीं करता. इवन वो क्या बोलता है, जैसे ही वो प्लान उसको एग्जीक्यूट करना होता है उसके बारे में अपने इमीडिएट स्टेप्स को अपने ग्रुप को सीधा बता देता है और उसको इंप्लीमेंट करने का ऑर्डर दे देता है. अंडर दिस स्टाइल ऑल डिसीजंस मेकिंग पावर इज सेंट्रलाइज इन दी लीडर ओनली. यानी इस स्टाइल में जितने भी डिसीजन मेकिंग पावर्स होती हैं वो सब किसके हाथ में होती है? उसी लीडर के हाथ में होती है. ही डज नॉट गिव दी सबऑर्डिनेट्स एनी फ्रीडम टू इन्फ्लुएंस हिज डिसीजन. वो अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने एम्प्लॉइज को, अपने से नीचे के स्टाफ को जो उसके अंडर में काम कर रहे हैं उन्हें किसी भी तरीके की कोई फ्रीडम नहीं देता जिससे कि उसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस किया जा सके. यानी वो पूरी लीडरशिप के अंदर सारा अथॉरिटी अपने हाथ में रखता है, सारा डिसीजन मेकिंग पावर अपने हाथ में रहता है. यानी ही इज द बॉस बेसिकली. इट इज लाइक बॉसिंग पीपल अराउंड. दिस स्टाइल शुड नॉर्मली बी यूज ऑन रेयर ओकेजन. बेसिकली ये इस तरह का जो लीडरशिप क्वालिटी है या लीडरशिप स्टाइल है वो रेयर ओकेजन में ही यूज होता है, क्योंकि आज की डेट में हम अथॉरिटेरियन को एक अच्छी लीडरशिप स्टाइल नहीं बोलते. ओके, तो हम अब डिस्कस करते हैं कि इस लीडरशिप स्टाइल के यानी कि ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एडवांटेजेस. क्विक डिसीजन मेकिंग. एक ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल होने से हमारी जो डिसीजन मेकिंग पावर्स है वो बहुत जल्दी क्विक हो जाती है, हम बहुत जल्दी से डिसीजन ले लेते हैं. रीजन इज दैट क्योंकि हमें किसी से कुछ डिस्कस नहीं करना होता, क्योंकि हमारा सारा डिसीजन मेकिंग राइट किसके हाथ में होता है? हमारे खुद के हाथ में होता है. हमें कोई कंसल्टेशन, कोई सजेशन की जरूरत नहीं पड़ती. सेकेंड एडवांटेज इज स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन एंड सेटिस्फेक्शन टू लीडर. क्योंकि आपके पास पूरी पावर्स हैं तो आप मोटिवेट होते हो उस पावर्स की वजह से. कई बार इसका हम अनड्यू एडवांटेज भी ले लेते हैं, बट इससे क्या होने वाला है? फाइनली सेटिस्फेक्शन मिलती है लीडर्स को कि उसके हाथ में सारी पावर्स हैं. तो एक कहीं ना कहीं ये उसके लिए एक एडवांटेज पॉइंट भी है. थर्ड पॉइंट, लेस कॉम्पिटेंट सबऑर्डिनेट्स आर नीडेड एट लोअर लेवल. यदि खुद में आप में अच्छी क्वालिटीज हैं तो आपके अंडर में यदि कुछ सबऑर्डिनेट्स बेसिक से वो लेस कॉम्पिटेंट भी हों, वो भी काम कर रहे हों, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. ये भी एक एडवांटेज पॉइंट है क्या? कि लेस कॉम्पिटेंट सबऑर्डिनेट्स आर नीडेड एट लोअर लेवल. यदि आपके अंडर में सबऑर्डिनेट्स जो है वो कॉम्पिटेंट हैं, एफिशिएंट हैं, या बोल सकते हैं लिटरेट हैं, या नॉलेजेबल हैं, या स्किल्ड हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके डिसीजंस को जरूर इन्फ्लुएंस करेंगे. तो ऐसे केस में जब आपके सामने ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है तो आप क्या चाहेंगे कि आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो कैसे हों? लेस कॉम्पिटेंट हों. नंबर फोर्थ, मे बी यूजफुल व्हेन स्पीड इज रिक्वायर्ड. जब आपको बहुत जल्दी डिसीजन लेना होता है, बहुत जल्दी से काम करना होता है, व्हेन स्पीड इज रिक्वायर्ड, दिस टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल इज प्रेफर्ड. इस तरह का लीडरशिप स्टाइल को हम फॉलो करते हैं या प्रेफर करते हैं.
अब हम डिस्कस करते हैं कुछ इसके डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेजेस क्या क्या होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन एंड लो मोरल अमंग सबऑर्डिनेट्स, यानी इससे क्या होने वाला है, सबऑर्डिनेट्स के एम्प्लॉइज के माइंड में फ्रस्ट्रेशन आएगी, उनका मोरल डाउन हो जाएगा, उन्हें लग रहा है कि उन्हें कोई भी इंपॉर्टेंस तो मिलती नहीं है, उन्हें सीधा सीधा जो ऑर्डर मिल रहे हैं वो एज इट इज फॉलो करने होते हैं, उनका खुद का कुछ भी ओपिनियन या सजेशन या व्यू नहीं होगा। सेकेंड डिसएडवांटेज पॉइंट इज इनिशिएटिव लेवल ऑफ सबऑर्डिनेट्स गोज डाउन, उनका इनिशिएट लेने का जो उनका जो पावर्स है या उनकी जो इनिशिएशन की जो कैपेबिलिटी है उनको इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है, वो उसका इनिशिएशन लेवल उसकी वजह से क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट्स का गोज डाउन हो जाएगा। थर्ड डिसएडवांटेज इज क्रिएटिविटी एंड पोटेंशियल ऑफ सबऑर्डिनेट्स आर नॉट प्रॉपरली यूज्ड। हम इस पर्टिकुलर ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में अपने सबऑर्डिनेट्स की क्रिएटिविटी को और उनकी पोटेंशियल को भी अच्छे से यूटिलाइज नहीं करते हैं, ये भी एक इसकी डिसएडवांटेज है। और लास्ट डिसएडवांटेज क्या है इसकी, नो डेवलपमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट टेक्स प्लेस, क्योंकि हम इंपॉर्टेंस देते ही नहीं अपने सबऑर्डिनेट्स को, तो कहीं ना कहीं उनकी डेवलपमेंट भी अच्छे से नहीं हो पाती है। तो हम कंटिन्यू करते हैं इसी टॉपिक को आगे, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, कि ये इसकी सुटेबिलिटी कहां पर है, किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में इसको सुटेबल माना जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट इज वेयर अनएडुकेटेड, अनस्किल्ड और लैक ऑफ नॉलेज इज प्रेफर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। जहां ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे हमें अनएडुकेटेड या अनस्किल्ड पर्सोनल्स की जरूरत है या सबऑर्डिनेट्स की जरूरत है, यहाँ पे नॉलेज अच्छी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपको अपने सुपीरियर को एज इट इज फॉलो करना हो, तो वहां पर इस तरह का लीडरशिप स्टाइल प्रेफर किया जाएगा। नंबर 2, वेयर कंपनी फॉलोज फियर एंड पनिशमेंट टेक्निक, जहां पर कंपनी किस तरह के टेक्निक को फॉलो करती है, फियर एंड पनिशमेंट टेक्निक, यानी आपको चुपचाप से बस अपने सुपीरियर के ऑर्डर को फॉलो करना है, अदरवाइज आपको पनिश किया जाएगा, या हो सकता है आपको बिजनेस में इंप्लॉइज की पोजीशन से निकाला भी जा सके। थर्ड पॉइंट, वेयर लीडर प्रेफर्स टू डोमिनेट इन डिसीजन मेकिंग, जहां पर लीडर्स क्या प्रेफर करता है कि वो ही डोमिनेट कर रहा हो, सारी डिसीजन मेकिंग पावर उसी के हाथ में हो और कोई भी उसके डिसीजन मेकिंग पावर्स को इंटरवीन ना करे। यदि इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस है तो वहां पर भी हम किस तरह के लीडरशिप स्टाइल को फॉलो करते हैं, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल को फॉलो करते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं, जैसे एग्जाम्पल एडोल्फ हिटलर एंड क्वीन एलिजाबेथ I, दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। ओके, तो हम सेकंड अपने लीडरशिप स्टाइल को फॉलो करने जा रहे हैं या डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडर्स। कौन होते हैं डेमोक्रेटिक लीडर्स? डेमोक्रेटिक लीडर्स गिव्स ऑर्डर ओनली आफ्टर कंसल्टिंग द ग्रुप एंड वर्क्स आउट द पॉलिसी विद द एक्सेप्टेंस ऑफ द ग्रुप। मीन्स ऐसा लीडरशिप स्टाइल जिसमें अपने पहले जो लीडर होता है वो अपने ग्रुप्स के साथ सब कुछ पहले कंसल्ट करता है, उनसे सजेशंस लेता है, उनकी एक्सेप्टेंस लेने के बाद ही उस चीज़ को एक्चुअली इंप्लीमेंट करता है। यदि इस तरह का लीडरशिप स्टाइल है तो हम इसको क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव। इसी पार्टिसिपेटिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हम सभी की पार्टिसिपेशन लेते हैं, उनकी सजेशंस, उनके व्यूज, उनके ओपिनियंस को वेलकम करते हैं। Okay. Second point is he never asks people to do things without working out the long-term plans on which they are working. He favors decision making by the group as shown in the diagram. आपको दिख रहा है यहाँ पर जो A लीडर है वो अपने सभी subordinates के साथ B, C, D, E सभी से सजेशन ले रहा है और फाइनली वो उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग पावर अपनी अप्लाई करके बेस्ट डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करता है। दिस इंप्रूव्स द एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉइज। इसकी वजह से क्या होने वाला है, जितने भी एम्प्लॉइज काम कर रहे होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसके एटीट्यूड में चेंजेस आते हैं, उनके एटीट्यूड इंप्रूव होता है एंड द ऑर्गेनाइजेशन देयर बाय इंक्रीजिंग देयर मोरल, उनकी मोरल अप हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे होते हैं। यूजिंग दिस स्टाइल इज ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट, इट अलाउज देम, मीन्स सबऑर्डिनेट्स को क्या अलाउ किया जाता है, टू बिकम पार्ट ऑफ द टीम। उनको ये पता लगता है कि हम भी टीम का एक पार्ट है, हमारा भी कुछ ओपिनियन है, हमें भी इंपॉर्टेंस दी जाती है। इट हेल्प्स द लीडर्स टू मेक बेटर डिसीजन, इससे लीडर्स को भी हेल्प मिलती है कि वो एक अच्छे डिसीजन पे पहुंच पाए और एक बेटर डिसीजन ले पाए जो कि ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में हो। ओके, तो हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं क्या एडवांटेजेस। फर्स्ट एडवांटेज इज improves morale and job satisfaction among employees। इस पर्टिकुलर स्टाइल में जो भी एम्प्लॉइज काम कर रहे होते हैं, फॉलोअर्स जो होते हैं उनके मोरल अप हो जाते हैं, उनका सेटिस्फेक्शन लेवल इंक्रीज हो जाता है। दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज, क्योंकि उन्हें पार्टिसिपेशन का राइट मिलता है, वो पार्टिसिपेट करते हैं बिजनेस में, अपने ओपिनियंस देते हैं, अपने सजेशंस प्रोवाइड करते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट इज इट इंप्रूव्स डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ऑफ द सबऑर्डिनेट्स। इससे सबऑर्डिनेट्स की जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है वो भी इंप्रूव हो जाती है। इससे फ्यूचर में जब वो लीडरशिप क्वालिटीज में होंगे या वो लीडर्स जब बन जाएंगे, उन्हें ऑलरेडी इसका एक्सपीरियंस होगा, ऑलरेडी वो सब चीज़ें सीख के आए
आए होंगे अपने सुपीरियर्स के थ्रू और वहाँ पे पार्टिसिपेशन के थ्रू, जो उनको हेल्प करेगा फ्यूचर में एक अच्छा लीडर बनने में। थर्ड पॉइंट, इट रिड्यूसेस लेबर टर्नओवर एंड लेबर एब्सेंटिज्म। इससे लेबर टर्नओवर भी कम हो जाएगी। लेबर टर्नओवर का मतलब यहाँ पर क्या है कि हायर एंड फायर जो होती है, हमारी जॉब को छोड़ के चले जाना, इससे लेबर टर्नओवर इंक्रीज होती है। जितना आदमी में स्टेबिलिटी कम होगी, यदि लेबर्स बार बार जॉब छोड़ रही है, वर्कर्स काम छोड़ के आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो इस तरह का मतलब ये किसको शो करता है? ये एक हायर लेबर टर्नओवर को शो करता है, विच इज नॉट अ गुड साइन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बिजनेस के लिए एक अच्छा साइन नहीं है। एट द सेम टाइम लेबर एब्सेंटिज्म भी इससे रिड्यूस हो जाएगा। लेबर अपने वर्क पर एक तो परमानेंट रहेंगी और रेगुलर रहेंगी। ओके, तो ये भी एक क्या हो गया? एडवांटेज पॉइंट हो गया। और लास्ट एडवांटेज क्या है? इंप्रूवमेंट इन द एबिलिटी ऑफ द सबॉर्डिनेट्स। इससे कहीं ना कहीं सबॉर्डिनेट्स की जो इंप्रूवमेंट है उसमें एबिलिटी में इंप्रूवमेंट आ जाएगा, उनको कॉन्फिडेंस भी आएगा अपने अंदर, जो कहीं ना कहीं बिजनेस के लिए फेवर में होगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं क्या इसके डिसएडवांटेजेस। ओके, तो फर्स्ट डिसएडवांटेज इज डिले इन डिसीजन मेकिंग। क्योंकि आप सभी सजेशंस ले रहे हो, उनके ओपिनियंस देख रहे हो, कंसल्ट कर रहे हो उनके सामने सब चीज़ों के बारे में, पॉलिसीज़ के बारे में, कोई डिसीजंस के बारे में, तो कहीं ना कहीं उससे डिले आने वाला है। टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये, तो इससे आपके डिसीजन मेकिंग में डिले हो सकता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें अपॉर्चुनिटी आती है और हमें क्विक डिसीजन लेना होता है। ऐसे टाइम पर यदि हमने सभी की सजेशंस मंगवा ली तो हो सकता है हम उस अपॉर्चुनिटी को ही लॉस कर जाएं या लूज कर जाएं। तो सेकेंड डिसएडवांटेज इज लीडर्स में पास वर्क विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या होता है, कई बार हम अपने सबॉर्डिनेट्स को काम तो दे देते हैं, उनको साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देते हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर द बिजनेस। क्योंकि आप अपने वर्क को तो दूसरे को असाइन कर सकते हो, टास्क को तो डेलीगेट कर सकते हो, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे सकते हो, बट अपने अकाउंटेबिलिटी से हट नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं ये बिजनेस के लिए एक अनफेयर चीज़ हुई, क्योंकि आपने अपने वर्क को साथ साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी असाइन कर दी। तो आप फ्यूचर में ये नहीं बोल सकते कि भाई मैंने ये काम आगे अपने सबॉर्डिनेट्स को असाइन कर दिया था तो अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रही, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहीं बनी रहेगी। Okay, our third disadvantage is consultancy with subordinates may be considered as a sign of incompetency of leader. कई बार हम इस बात को भी मानते हैं कि यदि मैं किसी से कोई सजेशन ले रहा हूँ तो उसका मतलब मैं इनकॉम्पिटेंट हूँ, तो ये लीडर्स के लिए एक इनकॉम्पिटेंसी का साइन बनाता है कि वो अपने सबॉर्डिनेट से कुछ ना कुछ सजेशंस ले रहा है या उनके ओपिनियंस ले रहा है या उनकी सजेशंस या उनसे व्यू पॉइंट उनका ले रहा है और उसके बेसिस पर डिसीजन ले रहा है। तो ये क्या दिखाता है कि वो खुद इनकॉम्पिटेंट है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज का पॉइंट है। नंबर फोर्थ, समटाइम गिविंग फ्रीडम टू सबॉर्डिनेट्स में लीड टू नेगेटिव आउटकम। कई बार हम अपने सबॉर्डिनेट्स को ज़्यादा फ्रीडम देते हैं तो कई बार उसका मिसयूज होता है, उससे कई बार नेगेटिव रिजल्ट्स भी आते हैं। तो ये भी एक डिसएडवांटेज का एक पॉइंट हुआ। तो आगे हम क्या डिस्कस करते हैं कि इन विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिस टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल इज सुटेबल। किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में इसको सुटेबल माना जा सकता है। तो सुटेबिलिटी क्या क्या है? वेयर जॉब सेटिस्फेक्शन इज प्रेफर्ड। जहां पर हम जॉब सेटिस्फेक्शन को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं वहां पर हम इस तरह का स्टाइल फॉलो कर सकते हैं, मीन्स डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल फॉलो कर सकते हैं। नंबर टू, वेयर लीडर वॉन्ट्स टू शेयर हिज डिसीजन मेकिंग पावर विद सबॉर्डिनेट्स। जहां पर लीडर को लगता है कि वो भी डिसीजन मेकिंग पावर अपने सबॉर्डिनेट्स अपने एम्प्लॉइज के साथ शेयर करे, ऐसी जगहों पर भी, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में भी हम डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल को ही फॉलो करते हैं। थर्ड वन, वेयर सबॉर्डिनेट्स हैव आल्सो एक्सेप्टेड द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जहां पर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को भी सबॉर्डिनेट्स खुद एक्सेप्टेंस दे रहे हैं और उसको फॉलो कर रहे हैं। इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में भी हम डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल को फॉलो करते हैं। जहां पर हम अथॉरिटेरियन को यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि खुद एम्प्लॉइज फॉलो कर रहे हैं आपके गोल्स को, वो एक पार्टिसिपेशन दे रहे हैं, तो वहां पर आपको किस तरह का लीडरशिप स्टाइल फॉलो करना चाहिए? डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे नारायण मूर्ति जो कि इन्फोसिस के लीडर्स थे, चेयरपर्सन थे, उन्होंने किस लीडरशिप स्टाइल को फॉलो किया? डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल को। यानी वो अपनी सभी डिसीजन मेकिंग पावर में अपने सबॉर्डिनेट्स की हेल्प लेते थे, उनकी सजेशंस लेते थे, उनके ओपिनियंस को लेते थे। ऐसे ही हमने एग्जांपल पढ़ा मिस्टर MS धोनी का, जो कि इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन थे। वो कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले अपने एम्प्लॉइज, अपने टीम के मेंबर्स की पूरी ओपिनियंस को लेते थे, सजेशन लेते थे और उसके बाद ही कोई डिसीजन लेते थे। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। ओके, तो हम मूव करते हैं अपने थर्ड लीडरशिप स्टाइल पर, दैट इज लेज़र-फेयर और फ्री रियन लीडरशिप स्टाइल। क्या होता है लेज़र-फेयर और फ्री रियन? A free rein leader gives complete freedom to the subordinates. एक ऐसा लीडरशिप स्टाइल जिसमें लीडर्स अपने फॉलोअर्स को फुल फ्रीडम देता है, कंप्लीट फ्रीडम देता है। सबॉर्डिनेट्स के पास पूरी ऑटोनॉमी होती है कि वो किस तरीके से भी काम करे। Such a leader avoids use of power. वो अपनी पावर्स को यूज ही नहीं करता। ही डिपेंड्स लार्जली अपॉन द ग्रुप टू स्टैब्लिश इट्स ओन गोल्स एंड वर्क आउट इट्स ओन प्रॉब्लम। वो पूरा का पूरा फ्रीडम छोड़ देता है अपने एम्प्लॉइज को, अपने सबॉर्डिनेट्स को अपने तरीके से काम करें, अपने गोल खुद सेट करें और अपनी प्रॉब्लम्स को भी खुद हैंडल करें और किस भी तरीके से बिजनेस गोल को अचीव कर लें।
थर्ड वन, ग्रुप मेंबर्स वर्क देमसेल्व्स एज पर देयर ओन चॉइस एंड कॉम्पिटेंस, जिसमें जो भी ग्रुप मेंबर्स होंगे, जो उस लीडर्स को फॉलो कर रहे होंगे, वो अपनी चॉइस से, अपनी कॉम्पिटेंस के थ्रू अपना काम करते हैं. These leaders exist as a contact man with the outsiders to bring information and the resources which the group requires for accomplishing the job. इसमें एक तरह का लीडर जो होता है वो एक मिडलमैन का काम करता है, जो क्या करता है, बेसिकली सोर्स करता है, इकट्ठा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करता है, और अपने ग्रुप्स को जब जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, वो इन्फॉर्मेशन उन्हें जस्ट पास ऑन कर देता है. यानी एक तरह से क्या हो गया, एक कम्युनिकेशन का एक मोड हो गया, जो रिसोर्स पर्सन हो गया, बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन करने का केवल काम कर रहा है. Okay, this is also known as laissez-faire, which means no interference in the affairs of the others. यानी कि किसी भी तरीके का कोई इंटरवीन नहीं करता वो अपने एम्प्लॉइज के कामों के बीच में. फ्रेंच laissez-faire means to let a law, faire means to do. किसी भी सही तरीके से काम को करने को ही हम क्या बोलते हैं, laissez-faire, जो कि कहाँ से वर्ड लिया गया है, फ्रेंच से लिया गया है. ओके, तो हम बात करते हैं laissez-faire और फ्री रियल लीडरशिप स्टाइल के कुछ एडवांटेजेस की और डिसएडवांटेजेस की. तो पहले हम स्टडी क्या करते हैं, एडवांटेजेस. तो फर्स्ट एडवांटेज इज इट इंप्रूव्स मोरल एंड जॉब सेटिस्फेक्शन अमंग एम्प्लॉइज, क्योंकि आपने फुल फ्रीडम दे दी अपने एम्प्लॉइज को, इससे कहीं ना कहीं उनकी जॉब सेटिस्फेक्शन और मोरल जरूर अप होगा, इंप्रूव करेगा. सेकंड एडवांटेज, मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट्स, क्योंकि फुल फ्रीडम दे चुके हैं आप उन्हें, वो अपने तरीके से चॉइस करके अपने काम को कर सकते हैं. तो इसका मतलब सबऑर्डिनेट्स को डेवलपमेंट की उनके खुद के लिए जो अपॉर्चुनिटी मिली है वो बहुत ही मैक्सिमम मिली है, वो इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं. तो ये यदि हम एम्प्लॉइज के प्रोस्पेक्ट्स में बोलें तो उनके लिए एक मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी है उनके खुद के डेवलपमेंट के लिए. ओके, थर्ड पॉइंट, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल एंड कैपेसिटी ऑफ दी सबऑर्डिनेट्स. इसमें सबऑर्डिनेट्स अपनी इनिशिएशन लेवल को बहुत अच्छे से यूज कर सकता है, फुली यूटिलाइज कर सकता है अपने पोटेंशियल को, अपनी कैपेबिलिटीज को, अपनी कैपेसिटी को, और उसके अकॉर्डिंगली बिजनेस को अपना 100% आउटपुट दे सकता है. Okay, these are some of the advantages of laissez-faire or free real leadership style. Now, let's discuss the disadvantages. तो फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, गाइडेंस एंड सपोर्ट ऑफ लीडर इज लैकिंग, क्योंकि इसमें लीडर केवल एक इंफॉर्मेशन का एक सोर्स बन गया है, वहां पर उसकी गाइडेंस या सपोर्ट सबऑर्डिनेट्स को नहीं मिल पाती. तो एक लैकिंग होती है गाइडेंस सपोर्ट की, जो हम एक लीडर से एक्सपेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर वो लैक कर रही है. तो ये फर्स्ट डिसएडवांटेज हो गया. सेकेंड डिसएडवांटेज, इट इग्नोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ लीडर्स. यहाँ पे लीडर्स का खुद का अपना पर्सनल कॉन्ट्रीब्यूशन बिल्कुल नहीं रहता, केवल रिसोर्स शेयरिंग का काम बन के रह जाता है वो खाली. Third disadvantage, it leads to chaos as subordinates may work in different direction without any guidance. क्योंकि subordinates को proper guidance नहीं मिल रही होती है, वो अपने choice से काम कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो chaos condition में आ जाते हैं. Means क्या होता है, वो different direction में काम कर रहे होते हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो हमारे business के common goal हैं वो कई बार achieve नहीं हो पाते. तो these are the disadvantages of laissez-faire style और free leadership style. ओके, तो हम डिस्कस करते हैं किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में लेज़र-फेयर स्टाइल या फ्री रियल लीडरशिप स्टाइल इज सुटेबल, कहाँ पर ये सुटेबल ज़्यादा है. तो फर्स्ट पॉइंट है, वेयर सबऑर्डिनेट्स आर वेल ट्रेन्ड एंड स्किल्ड टू हैंडल द टास्क. जहाँ पर हमें लगता है सबऑर्डिनेट्स बहुत ही अच्छे से ट्रेंड हैं, स्किल्ड हैं, इक्विप्ड हैं या एडुकेटेड हैं कि वो अपने टास्क को ईजिली हैंडल कर पाएँ. इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन यदि आपके सामने है तो वहाँ पर हम लेज़र-फेयर लीडरशिप स्टाइल को फॉलो कर सकते हैं. सेकेंडली, वेयर सबऑर्डिनेट्स आर सेल्फ मोटिवेटेड एंड रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. यदि ऐसे सबऑर्डिनेट्स भी हैं जो खुद ही अपने आप से मोटिवेटेड हैं, उनमें उनका मोरल पहले से ही बहुत अप है और किसी भी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए हमेशा रेडी हैं, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में भी हम लेज़र-फेयर या फ्री रियल लीडरशिप स्टाइल को फॉलो कर सकते हैं. इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने ले रखे हैं, जैसे हर्बर्ट हूवर जो कि प्रेसिडेंट थे यूएस के, एंड क्वीन विक्टोरिया जो कि थी क्वीन कहाँ की, यूके की. तो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ लेज़र-फेयर लीडरशिप स्टाइल और फ्री रियल लीडरशिप स्टाइल. तो आज की इस क्लास में हमने क्या डिस्कस किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया कि लीडरशिप का मीनिंग क्या है, उसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, उसके फीचर्स क्या हैं, इंपॉर्टेंस क्या है लीडरशिप की, और फाइनली हमने डिस्कस किया कि व्हाट आर द डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल विद देयर एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड सुटेबिलिटी. तो मैं ये होप कर रहा हूँ कि आपको आज की वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी और आपने इसको बहुत अच्छे से समझा होगा. तो आज की वीडियो को मैं यहीं स्टॉप करते हुए ये होप कर रहा हूँ कि आप इसको अच्छे से घर पे रिवाइज कर लेंगे. तो नई वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपको ज्वाइन करता हूँ. टिल टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू सो मच. टेक केयर. बाय.